हेलो फ्रेंड्स, मैं वाई के शर्मा। सलाम, नमस्ते। एक नई वीडियो के साथ, और वीडियो का विषय है कोरोना, मोदी जी, कांग्रेस, बीजेपी और विपक्षी दल। दोस्तों, अभी पार्लियामेंट का सेशन जब शुरू हुआ तो हमारे देश के राष्ट्रपति के अभिभाषण के पश्चात धन्यवाद प्रस्ताव में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री राहुल गांधी जी ने सरकार को घेरने की कोशिश की, क्योंकि राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रियों या कैबिनेट मिनिस्टर की सिफारिश अप्रूवल के बाद ही राष्ट्रपति उसे पढ़ते हैं। तो राहुल गांधी जी ने मोदी जी और मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की विभिन्न मुद्दों में, जिनमें कोरोना, जिनमें चीन, जिनमें मजदूर, किसान, बेरोजगारी, महंगाई, पेट्रोल, डीजल, गैस, बहुत सारे मुद्दे थे। उसके जवाब में जाहिर है देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने 100 मिनट तक संसद को और देश को समझाने की कोशिश की कि किस तरह उन्होंने संघर्ष किया इन सभी मुद्दों के को लेकर, और किस तरह कांग्रेस और विशेष तौर पर गांधी परिवार ने राहुल गांधी से लेकर नेहरू जी तक, बल्कि मोतीलाल नेहरू तक ने किस तरह से इस देश को तबाह करने की, बांटने की कोशिश की। वो सब मुद्दे मोदी जी ने उठाए। जैसे एक कहावत है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, या अकेला चना क्या भाड़ फोड़ सकता है। इन सभी चीज़ों को, सभी कहावतों को मोदी जी ने उलट साबित कर दिया। जब इस देश के अंदर, कोरोना से ही लेते हैं, जब इस देश के अंदर पेंडेमिक कोविड-19 फैलने की आशंका हुई तो देश की जनता को जागरूक करना, समझाना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि वो पेंडेमिक के बचाव के लिए क्या क्या काम कर सकते हैं, उन्हें क्या क्या करना चाहिए। और ये सब बातें समझाने के लिए बड़े बड़े नेता ही रैलियां करते हैं, समझाते हैं, संदेश देते हैं। इसके लिए मोदी जी ने सबसे पहले उस समय के यूएसए, अमेरिका के राष्ट्रपति माननीय ट्रंप साहब को बुलाया और लाखों की भीड़ को संबोधित करने के लिए उन्होंने गुजरात में उन्हें रिक्वेस्ट की। ट्रंप साहब ने उस भीड़ को बहुत अच्छे से संबोधित किया और उसका असर भी देखने को मिला। लोग जागरूक हुए। मोदी जी लगातार जागरूक कर ही रहे थे। लेकिन ये कांग्रेसी और ये एक खास प्रजाति, एक खास समुदाय तो हमेशा मोदी जी को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सामने आई तबलीगी जमात। उसने इस कोरोना को बुरी तरह से फैलाने की कोशिश की, दिल्ली में बहुत भीड़ इकट्ठी की, और हालांकि देश की सर्वोच्च अदालत ने इस आरोप से उन्हें बरी किया, तबलीगी जमात वालों को, लेकिन उन्होंने कोशिश की। फिर उसके बाद गलियों में, मोहल्लों में फल वाले, सब्जी वाले, ठेली वाले जगह जगह कोरोना फैलाते हुए घूमने लगे। लोगों ने उन्हें खदेड़ा भी। लेकिन क्या करते मोदी जी, क्योंकि देश के लोग बहुत सारे हैं, अरब से ज़्यादा की हमारी आबादी है। अकेले मोदी जी संघर्ष कर रहे थे, और इन विपक्षी नेताओं के साथ साथ कुछ भीतर घात से भी मोदी जी आहत जरूर हुए होंगे, क्योंकि उनकी पार्टी के कुछ नेताओं के वक्तव्य भी इस ओर इशारा करते हैं। कुछ लेटर लिखे गए जो पेपर्स में, न्यूज़ में आए भी। खैर, मोदी जी लगातार संघर्ष करते रहे। योगी जी ने भी मोदी जी को बहुत सहयोग किया। लेकिन बीमारी तो बीमारी है, बीमारी आगे बढ़ी। आगे बढ़ी तो मोदी जी को लॉकडाउन लगाना पड़ा, ताकि जो जहां है वहीं रह जाए। मोदी जी ने 2 घंटे के नोटिस में देश को पूरा का पूरा एक स्थान पर थाम दिया। लेकिन ये कांग्रेसी कहाँ बाज आने वाले थे।
इन्होंने जगह जगह महाराष्ट्र में, दिल्ली में, पता नहीं कहाँ कहाँ से मजदूरों को निकाला उनके घरों से, उन्हें रेलों के टिकट थमाए कि जाओ अपने घरों में जाओ, अपने गांवों में जाओ, अपने राज्य में जाओ और वहां जाकर कोरोना फैलाओ। मोदी जी ने पहले ही जानते थे, मोदी जी, इसलिए उन्होंने ट्रेन, बस, गाड़ियां सब कुछ बंद करवा दिया था ताकि कोई कहीं जा ना सके और कोरोना फैला ना सके। लेकिन कांग्रेस के भड़काए हुए लोग कहाँ मानने वाले थे। वो अपने घरों से भी निकले साइकिल पे, ठेले पे, रिक्शा में, पैदल। कोई किसी को कंधे पे ले जा रहा है अपने बच्चों को, कोई 80 साल का बूढ़ा है, कोई महिला है। लोग, मतलब कैसे बताएं, हमने बहुत सारे दृश्य देखे। बहुत सारे लोग रास्ते में चलते चलते मर गए, कुछ गाड़ियों से कुचल के, कुछ मालगाड़ी से कुचल के 16 लोग मर गए। एक बच्चा मैं एक स्टेशन पे देखा, वो अपनी मरी हुई माँ की छाती से लिपट कर उसका दूध पीने की कोशिश कर रहा था। तो इस तरह के दृश्य हमने देखे। लेकिन मोदी जी अपनी जगह अटल थे। उन्होंने ठान लिया था कि मैं इस महामारी से इस देश को बचा के रहूँगा, मैं इस महामारी को फैलने नहीं दूंगा। इसी के तहत जब उन्होंने देखा कि इस देश में लोग मानने वाले नहीं हैं, तो उन्होंने 5 राज्यों के चुनाव करवा दिए। पहले बिहार के करवाए, वहां रैलियां की ताकि लोगों को समझाया जा सके इस कोरोना के खिलाफ। फिर उन्होंने 5 अन्य राज्यों के चुनाव करवाए। बंगाल में तो मोदी जी ने, मैं समझता हूँ, 20 से ज़्यादा रैलियां की ताकि लोगों को वहीं थामा जा सके। मोदी जी क्राउड पुलर है। मोदी जी के अंदर एक ज़बरदस्त आकर्षण है, लोग उनको सुनते हैं, उनकी बातों को पहचानते हैं, समझते हैं। तो मोदी जी ने बंगाल में, आसाम में, वहाँ के लोगों को वहीं थाम दिया, वहीं रोक दिया। परिणाम स्वरूप कुछ हल सामने आया, कुछ रिजल्ट सामने आए, लेकिन विपक्ष कहाँ मानने वाला था। उन्होंने पता नहीं उत्तर प्रदेश को भी बदनाम करने की कोशिश की, योगी जी को भी बदनाम करने की कोशिश की। पता नहीं किस तरह से, कहाँ से वो लाशें उठा के लाए हजारों की संख्या में, और उन्होंने वो लाशें गंगा जी में तैरा दी। इतने से उनका पेट नहीं भरा, तो उन्होंने हजारों लाशें गंगा के तट पर बिछा दी और उनके ऊपर मिट्टियों से उन्हें ढक दिया। इससे भी उनकी पार नहीं बसाई, तो उन्होंने तेज हवाएं, आंधियां चलवाई ताकि वो लाशें दिखने लगे। और ऐसा हुआ भी। अखबारों में, मीडिया में, पूरी दुनिया में हमारे देश की बदनामी हुई। अकेले वो तो कर रहे थे मोदी जी को बदनाम करने के लिए, लेकिन बदनामी तो देश की हुई ना। पूरी दुनिया के मीडिया ने उन तस्वीरों को देखा भी और दिखाया भी। जब ऐसा हुआ तो मोदी जी ने, योगी जी ने इस आपदा से बचने के लिए यूपी में भी पंचायत चुनाव करवा दिए ताकि यहाँ के लोग यहीं रहें, कहीं और ना जाएं। और परिणाम सामने आया, यहाँ के लोग यहीं दफन हुए। लोगों ने अपने माँ, बाप, भाई, बेटा, बहन, किस किस को नहीं खोया। लेकिन संघर्ष खत्म नहीं हुआ। यूपी के कुछ लोगों ने, कुछ नेताओं ने योगी जी को चिट्ठियां लिखी, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी कि मैं एम्बुलेंस मैनेज नहीं कर पा रहा हूं, मैं रेमडेसिविर मैनेज नहीं कर पा रहा हूं। इस तरह से बदनाम करने की कोशिश की मंत्रियों ने भी, एमपीज ने भी, कि गाड़ी नहीं मिल रही है, अस्पताल जाना है, इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। इस तरह से खूब बदनाम करने की कोशिश की। लेकिन ऑक्सीजन की कमी है। देखिए, इस प्रदेश के अंदर ऑक्सीजन की कमी बता रहे थे लोग, जबकि मोदी जी इतने मानवतावादी हैं कि उन्होंने न केवल देश के लिए ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था कर रखी थी, अपितु पूर्ण विश्व के लिए मोदी जी ने पर्याप्त व्यवस्था की। उन्होंने विदेशों में भी ऑक्सीजन भेजी, दवाइयाँ भेजी। लेकिन बदनाम करने वाले तो बदनाम करेंगे, ये उनका स्वभाव है। अति शीघ्र, जल्दी से मोदी जी ने टीकाकरण अभियान चलाया, और न केवल हिंदुस्तान के लिए चलाया, उन्होंने विदेशों में भी ये टीके भेजे
ताकि विदेश से कोई कोरोना लेके हिंदुस्तान ना आ जाए, या विदेश के लोग भी इस आपदा से सुरक्षित रह सके। ऐसे मोदी जी को ये लोग जब बदनाम करते हैं तो मुझे बहुत शर्म आती है। ये मोदी जी को बदनाम नहीं कर रहे हैं केवल, ये पूरे देश को बदनाम कर रहे हैं। हमें इन लोगों से बचना चाहिए, एक सबक लेना चाहिए और इन्हें सबक सिखाना चाहिए। अभी यूपी में इलेक्शन है, हम इन्हें सबक सिखा कर रहेंगे। खैर, तो ये सब तो था मोदी जी को इस तरह से बदनाम करने की कोशिश। अब आ जाते हैं दूसरे विषय पर, गांधी परिवार के ऊपर। हाँ, मैं इसमें ये भी बता दूं कि यूपी को किस कदर बदनाम करने की कोशिश की। प्रियंका गांधी 1000 गाड़ियों का काफिला लेकर उत्तर प्रदेश आ गई ताकि मजदूरों को उनके नियत स्थान पर पहुंचाया जा सके। लेकिन योगी जी बहुत जागरूक थे, उन्होंने प्रियंका गांधी को यूपी के बॉर्डर के अंदर नहीं आने दिया। उन्होंने कहा ये सिरदर्द मेरा है, ये व्यवस्था मेरी है, मैं मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाऊंगा, और उन्होंने पहुंचाया। खैर, लोगों ने तो साजिश की, लोग साजिश करेंगे, लेकिन इतने सशक्त नेतृत्व के रहते हुए इस देश के नागरिकों को, इस प्रदेश के नागरिकों को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। खैर, वापस आते हैं गांधी परिवार के ऊपर। नेहरू जी का नाम अपने अभिभाषण में माननीय मोदी जी ने पार्लियामेंट के अंदर 23 बार लिया। ऐसा उन्हें क्यों करना पड़ा? क्या कोई भूल सकता है कि अपनी राजनीतिक पिकनिकें मनाने के लिए नेहरू 10 साल से ज्यादा जेलों में रहे? बहाना देश की आजादी। लेकिन हमें यह भी साथ में याद रखना चाहिए कि उन पिकनिकों के परिणाम स्वरूप, चाहे वो नेहरू हो, गांधी हो, पटेल हो, इस देश को उन्होंने आज़ाद करा लिया। उनकी पिकनिकों से, उनके सत्याग्रहों से। और भी दीवाने थे, बहुत लाखों में दीवाने थे हिंदुस्तान के, जिनके प्रयासों से, जिनके राजनीतिक उपक्रम से अंग्रेजों को यहां से जाना पड़ा। लेकिन साथ में वो भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, निर्धनता, अकाल, ऐसी वस्तुएं इस देश में छोड़ गए। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश के अंदर इतना अन्न भी उत्पन्न नहीं हो पाता था, इतना अन्न किसान नहीं उपजा पाता था कि देश के नागरिकों का पेट भर सके। हमारे पास बहुत ही कमज़ोर सेना थी, देश का खजाना खाली था, कोई सिस्टम इलाज का भी विशेष नहीं था। तो नेहरू जी इसी ओर चल पड़े और साथ में उन्होंने चीन को आमंत्रित कर लिया कि लो, हमारी ज़मीन ले लो, हम तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कम से कम आप तो कुछ कर लेंगे। तो बहुत सारी ज़मीन उन्होंने चीन को दे दी, जिसे आज अक्साई चीन कहते हैं। खैर, मोदी जी ने भी ठान लिया कि ऐसे लोगों का नामो निशान मैं मिटा दूंगा। आज भी तो चीन है। ये मोदी जी का ही पराक्रम है कि उन्होंने चीन को न केवल सबक सिखा रखा है, बल्कि उसे थाम भी रखा है। उसकी हिम्मत नहीं है, उसकी औकात नहीं है कि हमारे देश की ओर नज़र उठा के देख सके। उधर आतंकवाद से देश ग्रसित था, मोदी जी ने नोटबंदी कर दी, परिणाम स्वरूप आतंकवाद पूरा गायब हो गया, काला धन पूरा देश से खत्म हो गया। आज हम नहीं देखते, चाहे कश्मीर हो या देश के अन्य हिस्से हो, कहीं कोई आतंकवाद की घटना होती हो। ऐसे हैं हमारे मोदी जी। खैर, धीरे धीरे करके मोदी जी ने उन कांग्रेसियों को, और ख़ास तौर से नेहरू और गांधी की जो यादें हैं, उनको मिटाने का अभियान चलाया। चाहे रेल हो, एयर इंडिया हो, ओएनजीसी हो, एमटीएनएल हो, बीएसएनएल हो, सबको हम ख़त्म कर देंगे अब, और देश का विकास करेंगे। अब मोदी जी उत्तर प्रदेश के अंदर जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन कर चुके हैं, राम मंदिर का उद्घाटन कर चुके हैं। ये सब विकास के रास्ते पर देश को ले जा रहे हैं। पुरानी यादों को मिटाकर नई यादें अब मोदी जी
उस पार्लियामेंट को भी मिटाने जा रहे हैं। एक नया पार्लियामेंट, एक नया पीएम हाउस बनने जा रहा है 20,000 करोड़ के से दिल्ली के अंदर। तो नया भारत की ओर चमकता हुआ भारत, दुनिया को गौरव से देखता हुआ भारत और दुनिया को आंखें तरेरता हुआ भारत आपके सामने होगा। मैं इसी उम्मीद के साथ कि इसी तरह का नेतृत्व मोदी जी और योगी जी इस देश को और प्रदेश को देते रहेंगे और देश को आगे बढ़ाते रहेंगे। अब इलेक्शन है, विपक्ष को करारी हार का सामना करना पड़ेगा, ऐसा मैं सोचता हूँ और मेरा विश्वास है ऐसा करने में मोदी जी और योगी जी जरूर सफल होंगे। बल्कि जैसा मोदी जी ने कहा 100 साल तक भी वो सत्ता में आना नहीं चाहते, और यदि उनकी ऐसी इच्छा है तो हम उन्हें आने नहीं देंगे। ईश्वर करे कि ऐसा ही हो। एक और चीज चलते चलते, जागो हिंदू जागो, ये मुहिम भी चल रही है। इस मुहिम के तहत सुबह जागो जल्दी और जाकर सीधे राशन की दुकान में लाइन में लग जाओ। वहां से 5 किलो राशन लाओ, उसे पकाओ। गैस सिलेंडर मोदी जी ने फ्री दिलवाया है, उसके ऊपर पकाओ। वो अलग बात है, थोड़ा सा गैस महंगी है, नहीं पका सकते तो गाय का गोबर है, उससे पकाओ और पकाने के बाद खाओ और खाके अपने घर के अंदर रहो। बाहर नहीं निकलना है, कोरोना साजिशें चल रही हैं। तो दोस्तों, हिंदुओं को जागना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, संगठित होना चाहिए। बहुत सारे दुश्मन घात लगाए बैठे हैं। मेरी सभी हिंदुओं से गुजारिश है कि इकट्ठे हो जाओ, मोदी जी के पीछे लग जाओ और बाकी लोगों को तहस नहस कर दो। जो भी विपक्ष में खड़े हैं या जो भी समुदाय इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं मोदी जी के खिलाफ, हमें मोदी जी के साथ खड़े होना है और मोदी मोदी कहना है। महामानव है मोदी और मोदी ही सब कुछ है। मैं तो कहता हूं ईश्वर है मोदी। यदि ईश्वर नहीं है तो ईश्वर का स्वरूप अवश्य है। ईश्वर डायरेक्ट कभी पृथ्वी पर नहीं आते हैं, वो किसी न किसी रूप में किसी न किसी मनुष्य के अंदर प्रवेश करते हैं। शायद मोदी जी वही हैं और एक प्रतिबिंब मुझे योगी जी के अंदर भी मोदी जी का नजर आता है। दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें, जरूर शेयर करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ही विपक्षियों को मिर्चियाँ लगेंगी और वो अपने अपने घरों में दुबकेंगे, नहीं तो कोरोना फैल जाएगा। धन्यवाद।